जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जयरस पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जल वर्षा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेनफॉल। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में बताऊंगा, वर्षण के बारे में बताऊंगा। क्योंकि वर्षा जल जो है या जल वर्षा जो है रेनफॉल जो है वो प्रेसिपिटेशन का ही एक पार्ट है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद जल वर्षा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और मेरी वीडियो आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन या वर्षण या प्रेसिपिटेशन ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। वाटर का यानी जल का किसी भी फॉर्म में नीचे गिरना, एनी फॉर्म ऑफ वाटर फॉलिंग डाउन, जल का किसी भी फॉर्म में नीचे गिरना। अब जल किस किस फॉर्म में नीचे गिर सकता है? एक तो लिक्विड फॉर्म में, दूसरा गैस फॉर्म में, तीसरा सॉलिड फॉर्म में। तो ये वर्षण जो होगा, अगर जल सॉलिड में आ रहा है तो भी वर्षण है, गैसीय फॉर्म में आ रहा है तो भी वर्षण है, और लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो भी वर्षण है। लेकिन वो सब रेनफॉल नहीं है, क्या है? प्रेसिपिटेशन है, वर्षण है। यानी वर्षण क्या है? लिक्विड फॉर्म में जल नीचे आए, गैस फॉर्म में जल नीचे आए, या सॉलिड फॉर्म में ठोस रूप में आए। अब ध्यान रखिएगा कि अगर जल लिक्विड फॉर्म में नीचे आ रहा है और जल की जो बूंदें हैं 0.5 mm यानी मिलीमीटर, 0.55 मिलीमीटर से बड़ी हैं, अगर बड़ी हैं तो उसे जल वर्षा या वर्षा कहते हो। आप इसे क्या कहते हो? वर्षा की बूंद होगी। लेकिन अगर 0.5 mm से मिलीमीटर से छोटी हैं तो उसे आप कहते हो फुहार। इसे क्या कहोगे आप? ड्रिजल, फुहार, इसे आप ड्रिजल कहते हो। ठीक, यहां अगर जल की बूंदें 0.5 मिलीमीटर से बड़ी हैं तो वो होगी रेन। अगर 0.5 मिलीमीटर से छोटी हैं तो उसे आप ड्रिजल कहोगे, फुहार कहोगे। ठीक, गैसियस फॉर्म, जलवाष्प जो बनता है वो गैसियस फॉर्म है, और फॉग बनेगा वो गैसियस फॉर्म में होगा तो वो नीचे आएगा, तो जलवाष्प। अगर हम सॉलिड की बात करें तो एक होगा स्नोफॉल, ठीक, और दूसरा हेल, जिसे आप ओला कहते हो। आप कहते हो ना ओला पड़ रहा है, तो हेल, ठीक, ओला। तो ये सॉलिड फॉर्म में वाटर यानी जल नीचे गिरता है। अब यहां डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं अभी, क्योंकि इसके लिए प्रेसिपिटेशन पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी, एक वर्ड आता है विरेज, VIRAGE, विरेज, ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहां होता क्या है कि अगर जल की बूंदें नीचे गिर रही हैं, और जैसे जैसे नीचे आती हैं घर्षण के कारण इसका तापमान बढ़ता जाता है, और सतह पर आने से पहले ये पुनः वाष्पीकृत होकर ऊपर चली जाती हैं, वाष्प के रूप में बदल के दोबारा ऊपर चली जाती हैं। तो आप अगर इसे दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बारिश हो रही है, पर्टिकुलर प्लेस पे कहीं पर बारिश हो रही है। लेकिन समस्या क्या होगी, जब उस जगह पे पहुंचोगे तो नीचे देखोगे कहीं बारिश हो ही नहीं रही, सरफेस पे बारिश हो नहीं रही है। तो हुआ क्या? वो जल गया कहाँ? तो ये जल जो नीचे आ रहा था वो घर्षण के कारण तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने के कारण ये पुनः वाष्पीकृत होकर ऊपर चला गया। इसे कहते हैं विरेज। बात क्लियर? अब हम चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ रेनफॉल पर। अब देखिए, वर्षा होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को। आर्द्रता वाला वीडियो जो पड़ा हुआ है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये जरूर देख लीजिएगा। और लैब से ताप हास्र दर का वीडियो ये भी जरूर देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये दोनों रिलेट यहां करेगा। थोड़ी सी बातें इसकी मैं जरूर यहां बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक, अब बात आती है कि अगर बारिश होनी हो
तो क्या क्या चाहिए, क्यों बारिश होगी, थोड़ा बेसिक समझते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए, अगर ये जल है, ये किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में ये जल है, और इस जल को हमने गर्म कर दिया, इस जल को हमने गर्म कर दिया, और ये जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगा, ठीक। और इसी में से जल वाष्प की बूंदें निकल आई। हमने थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर मेजर किया, जल का तो पता चला 100 डिग्री सेल्सियस है, और वाष्प का भी टेम्परेचर मापा तो पता चला 100 डिग्री सेल्सियस ही है। अब बताइए, जल से वाष्प बन गया और टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी वाष्प के पास इतनी ही हीट तो नहीं होगी, कुछ एडिशनल हीट होगी, कुछ एडिशनल उष्मा होगी, अतिरिक्त उष्मा होगी, तभी तो जल वाष्प में बदला है ये। तो वो जो अतिरिक्त उष्मा है, एडिशनल हीट है, वो है लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, ठीक। यानी अगर मैं वाष्प की बात करूं, वेपर की बात करूं, तो वाष्प के पास 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो है ही है, साथ में गुप्त उष्मा है, लेटेंट हीट है। और यही कारण है कि जब आप पानी से जलते हो और वाष्प से जलते हो तो आपका वाष्प से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि इसके पास अतिरिक्त उष्मा है। बात क्लियर। अब एक चीज यहां समझिए कि जल वाष्प, पृथ्वी की सतह गर्म हुई, जल वाष्प ऊपर गया, ऊपर गया, वाष्प वेपर ऊपर जा रहा है, ऊपर गया तो ठंडा हुआ। अब जब ये ऊपर गया, ठंडा हुआ, तो ठंडा कब होगा, जब अपनी एनर्जी लूज करेगा, रिलीज करेगा। अब इसने एनर्जी अपनी जो लेटेंट हीट थी वो रिलीज कर दी। लेटेंट हीट को क्या कर दिया, जो यहां लेटेंट हीट इसके पास था वो ऊपर जाके ठंडा हुआ, रिलीज कर दिया, और दोबारा ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल गया, और यही बना ये बादल फाइनली, और फिर बारिश हुई। लेकिन बादल और जल की बूंदों को बनने के लिए एक चीज और चाहिए, जिसे कहते हो आप हाइड्रोस्कोपी न्यूक्लियाई, आर्द्रता ग्राही नाभिक। क्या कहते हो आप, आर्द्रता ग्राही नाभिक, ठीक, हाइड्रोस्कोपी न्यूक्लियाई। अब वो क्या होता है, बेसिकली ये धुएं के कण, धूल के कण, नमक के कण, कुछ भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर ये जो जल वाष्प गया है, जिनके ऊपर वो ठंडा होकर घनीभूत होकर बैठेगा और जल की बूंद बनाएगा। अगर ये हाइड्रोस्कोपी न्यूक्लियाई ना हो तो बारिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसी हाइड्रोस्कोपी न्यूक्लियाई के ऊपर, आर्द्रता ग्राही नाभिक के ऊपर जल वाष्प बैठकर एक बूंद बनाता है, संघनित होता है, ठीक। तो वर्षा के लिए ये सारी चीजें चाहिए। अब अगली बात यहां हम देखते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। अभी आप देखिए, मैंने कहा कि जल वाष्प ऊपर उठेगा, ठीक, जल वाष्प ऊपर उठेगा, यानी वर्षा के लिए यह जरूरी है कि वायु गर्म होकर ऊपर उठे। वर्षा के लिए बहुत जरूरी है वायु गर्म होकर ऊपर उठे, ठीक। अब अगर वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो उसमें जल वाष्प होगा, संग्रहण होगा, बादल बनेगा, बारिश हो जाएगी, ठीक। लेकिन ये जो वायु ऊपर उठेगी वो किन किन प्रकार से ऊपर उठ सकती है। वायु 3 प्रकार से ऊपर उठती है, और इन्हीं तीनों प्रकार से वर्षा के प्रकार का नाम भी आएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं 3 प्रकार से। एक तो संवहन यानी कन्वेक्शन, संवहन के थ्रू वायु ऊपर उठती है। संवहन में क्या होता है, जब पृथ्वी की सतह अत्यधिक गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क में जो वायु है वो भी गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है संवहन, ठीक। दूसरा, पर्वत के ढाल के सहारे हवा ऊपर उठती है। पर्वत के ढाल के सहारे, मान लीजिए कोई पर्वत है, कहीं से हवा आ रही है, यानी पवन चल रही है, अब जा रही रास्ते में ऑब्स्टेकल आ गया, बाधा आ गई, इससे टकराई और ये ऊपर उठना शुरू करेगी, और जैसे ही ऊपर उठना शुरू करेगी, आपको अभी आगे की कहानी समझाऊंगा, बादल बनेगा, बारिश होगी। तीसरी बात, वाताग्र के सहारे। वाताग्र क्या होता है, दो वायु राशि, वायु राशि बस ये समझिए कि वायु का वो भाग जिसमें ताप, दाब और आर्द्रता में क्षैतिज समानता होती हो, उसे कहते हैं आप वायु राशि। तो दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि, यानी मान लीजिए
कोई ये गर्म वायु राशि है और ये कोई ठंडी वायु राशि है, दोनों एक दूसरे के सामने आ रही हैं, लेकिन इनके ताप दाब और आर्द्रता में अंतर है, जिसकी वजह से मिल नहीं पाती और इनको अलग करने वाली एक ढाल वाली सतह है। दोनों मिल नहीं पाएंगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत गुणों वाली हैं और दोनों सामने आ रही हैं। अब दोनों मिलेंगे नहीं, क्योंकि गुण क्या है, अलग अलग है, क्योंकि मिलने के लिए क्या चाहिए, गुण का एक होना चाहिए। अब दोनों का गुण अलग है, नहीं मिलेंगी, तो इन दोनों को अलग करने वाली जो इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, वो जो ढाल वाली सतह है, इसे ही कहा जाता है फ्रंट या वाताग्र। वाताग्र। अब इसी के सहारे गर्म वायु राशि ऊपर उठती है, इसी के सहारे गर्म वायु राशि ऊपर उठेगी, और जब वायु राशि ऊपर उठेगी तो संघनन होगा, बादल बनेगा, बारिश हो जाएगी। तो वाताग्र के सहारे, यानी तीन प्रकार से वायु ऊपर उठेगी, संवहन के रूप में, पर्वत के ढाल के सहारे और वाताग्र के सहारे, और इसी तीन रूप से वर्षा के प्रकार भी निर्धारित होंगे। चलिए देखते हैं वर्षा के प्रकार। हम ये भी कह सकते हैं जल वर्षा के प्रकार। तो सबसे पहले है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसे आप हिंदी में कहते हो संवहनी वर्षा। दूसरा ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसे आप कहते हो पर्वतीय वर्षा। ओरोग्राफिक रेनफॉल को ही कहा जाता है रिलीफ रेनफॉल या ट्रोपोग्राफिक रेनफॉल या स्थलाकृतिक वर्षा। ठीक। और तीसरा है साइक्लोनिक, साइक्लोनिक या फ्रंटल, फ्रंटल रेनफॉल, यानी चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा। तो ये वर्षा के तीन प्रकार हो गए, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और फ्रंटल रेनफॉल। अब एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल को, संवहनी वर्षा को। चलिए, कन्वेक्शनल रेनफॉल, यानी संवहनी वर्षा। अच्छा देखिए, संवहन कब होगा, जब पृथ्वी की सतह अत्यधिक गर्म हो जाए और हवा गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो जाए। तो पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा डेप्थ में उतरूंगा, ताकि इसके विशेष चीजों को आप जान पाए। देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, सिंपल सी बात है, ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह अत्यधिक गर्म है, जिसकी वजह से वायु ऊपर उठ रही है। ठीक, वायु ऊपर उठ रही है और इसमें जल वाष्प की मात्रा है, क्योंकि जब हम वर्षा की बात कर रहे हैं तो हाँ, ये अंडरस्टूड है, ये इसमें अंतर्निहित है कि इसमें जल वाष्प है। ठीक। अब जब ये ऊपर उठेगी तो क्यों ऊपर उठेगी, गर्म हो गई, आप कहोगे गर्म हो गई, गर्म होने से वायु का आयतन बढ़ता है, और जब वायु का आयतन बढ़ता है तो वो हल्की होती है, और जब हल्की होती है तब ये ऊपर उठती है। ठीक, तो ये गर्म हुई, आयतन बढ़ा, हल्की हो गई और ये ऊपर उठी। अब जब ऊपर उठेगी तो इसमें संघनन होगा। पीछे संघनन की बात बता दिया हूं, जल वाष्प है इसमें, आर्द्रताग्राही नाभिक भी यहां उपस्थित है, संघनन होगा, बादल बनेगा और उसके बाद बारिश हो जाएगी। और इस प्रकार की होने वाली वर्षा को आप संवहनी वर्षा कहते हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा डेप्थ में उतरते हैं, और जो बच्चे यूपी पीसीएस मेंस देंगे, यूपीएससी प्री या यूपीएससी मेंस देंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उससे छोटे एग्जाम के बच्चों के लिए यहीं तक के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब हम आगे इसको और डेप्थ में समझें, तो जल वाष्प ऊपर उठा। ठीक, बात हुई कि जल वाष्प ऊपर उठा, संघनन होगा, लेकिन संघनन क्यों होगा,
जब तापमान कम होगा। और तापमान कम कैसे होगा? तो जो ये यहाँ की वायु राशि थी ये ऊपर उठ गई, ये वायु राशि ऊपर उठती है। अब यहाँ अभी बादल मत समझिएगा, मैं इसको अलग कर दे रहा हूं। देखिए ये पृथ्वी की सतह है और यहां से जल वाष्प के साथ वायु ऊपर जा रहा है। ठीक, जब ये वायु ऊपर गया तो इसका तापमान कम हुआ। और तापमान कम क्यों होगा? देखिए जैसे ये ऊपर जाएगा इसका आयतन बढ़ जाएगा। क्यों आयतन बढ़ जाएगा? क्योंकि ऊपर दाब कम होगा तो आयतन बढ़ जाएगा। और जैसे ही आयतन बढ़ जाएगा तो एडियाबेटिक ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की वजह से इसका तापमान कम हो जाएगा। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, और ये जानते हो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट आप कि पर किलोमीटर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। हर किलोमीटर पर कितना टेम्परेचर घटेगा? 10 डिग्री सेल्सियस घटेगा। और जैसे ही इस वायु राशि का एयर पार्सल का टेम्परेचर कम होगा वैसे ही संघनन शुरू हो जाएगा, वैसे ही कंडेंसेशन। या क्यों होगा? क्योंकि जैसे ये ठंडी होगी वैसे ये सेचुरेट होने लगेगी। और जैसे ही सेचुरेशन शुरू होगा, संतृप्त होने लगेगी, जैसे ही संतृप्त होगी वैसे ही कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाएगा बादल बन जाएगा। ठीक, अब जब कंडेंसेशन प्रारंभ होगा, ध्यान रखिएगा, अब ये जो वर्ड यूज करने जा रहा हूं, जैसे ही कंडेंसेशन प्रारंभ होगा यानी जल वाष्प पानी की बूंदों में बदलेगा, वैसे ही यहां से रिलीज होगा लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। जैसे ही जल वाष्प पानी की बूंदों में बदलेगा वैसे ही गुप्त उष्मा रिलीज होगी। और जैसे ही गुप्त उष्मा रिलीज होगी इस भाग का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी निकालेगा जल वाष्प वो इसी एरिया में रहेगा। और जैसे ही तापमान बढ़ेगा ये पूरा एयर पार्सल दोबारा ऊपर उठ जाएगा। भाई टेम्परेचर मिलेगा इसको तो फिर आयतन बढ़ेगा, फिर हल्का हो जाएगा, फिर ऊपर उठेगा। और जब फिर ऊपर उठेगा तो फिर इसका आयतन बढ़ेगा। यही वाला प्रोसेस दोबारा दोहराया जाएगा। ठीक, ठंडा होगा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से, उसके बाद सेचुरेट होगा, सेचुरेट होगा उसके बाद संघनन होगा, संघनन होगा फिर बादल बनेगा, फिर लेटेंट हीट रिलीज करेगा। जैसे जैसे लेटेंट हीट रिलीज करेगा ये ऊपर उठता चला जाएगा और फाइनली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा। क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा और वर्षा होगी। तो ये संघनन कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा का तरीका था। सामान्य रूप से तो हम इतना ही समझ गए कि हवा गर्म हुई, इसमें जल वाष्प है, ऊपर गई, संघनन हुआ, बादल बना, बारिश बनी। लेकिन इतने से ही आपका काम नहीं निकल पाएगा, ये छोटे एग्जाम के बच्चों के लिए तो पर्याप्त है। लेकिन यहां पे आपको समझना पड़ेगा जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो ये ठंडी क्यों होती है और किस रेट से ठंडी होती है। पहले ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के वजह से इस रेट से ठंडी होती है। उसके बाद जैसे ये ठंडी होती है वैसे ही सेचुरेशन शुरू होता है, सेचुरेट होती है, वायु संतृप्त होती है। जैसे ही वायु संतृप्त होती है वैसे ही कंडेंसेशन यानी संघनन प्रारंभ हो जाता है। यानी जल वाष्प की बूंदें जल वाष्प पानी की बूंदों में बदलना शुरू करती है। और जब वो पानी की बूंदों में बदलेगी तो लेटेंट हीट रिलीज करेगी, गुप्त उष्मा रिलीज करेगी। जैसे ही गुप्त उष्मा रिलीज होगी इस भाग का तापमान बढ़ जाएगा। और जैसे इस एरिया का तापमान बढ़ेगा वैसे ही ये इसका वॉल्यूम, इसका आयतन बढ़ जाएगा। और आयतन जैसे ही बढ़ेगा ये और हल्की हो जाएगी, फिर ये ऊपर उठेगी। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जिसकी वजह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा और फाइनली वर्षा होगी। तो इस तरह से होता है संवहनी वर्षा। अब बात आती है कि संवहनी जो वर्षा होती है कहां होती है, कैसे होती है, और गर्मी में अधिक होगी कि सर्दियों में अधिक होगी। थोड़ी सी बात हम इस पे कर लेते हैं। तो देखिए ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है समर में सामान्यतः कब होगी? गर्मियों में होगी, सामान्यतः गर्मियों में होगी। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, इक्वेटोरियल रीजन कहने का मतलब है कि 5 अंश उत्तरी अक्षांश से
5 अंश दक्षिणी अक्षांश, 5 अंश उत्तरी अक्षांश से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में। इक्वेटोरियल रीजन में ये पर डे, प्रतिदिन 2 से 4 के बीच में, 2 to 4 PM, 2 से 4 के बीच में, दोपहर 2 से 4 के बीच में प्रतिदिन वर्षा होता है इक्वेटोरियल रीजन में। यानी चूंकि यहां पर टेम्परेचर अधिक होता है, आपको पता होगा कि सूरज की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर के समय विषुवत रेखा पर सीधी चमकती हैं, और पृथ्वी पर सबसे अधिक इंसोलेशन अगर किसी को मिलता है तो इक्वेटोरियल रीजन को ही मिलता है। तो सबसे अधिक तापमान भी यही मिलेगा, और जब सबसे अधिक तापमान यहाँ मिल रहा है तो हवा गर्म होकर यहाँ उठेगी, और पूरे साल, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्दियों का मौसम आता ही नहीं है, तो पूरे साल यहाँ टेम्परेचर मिलता रहता है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती रहती है, कंडेंसेशन होगा, बादल बनता रहता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और रेनफॉल होता है। ठीक, तो अगर हम भारत में बात करें, दिल्ली में, तो दिल्ली में ये कहा होगा, आप देखिए दिल्ली में तो अगर समझो आप, दिल्ली में सर्दियों का मौसम आता है, तो सर्दियों के मौसम में इतना तापमान तो रहेगा नहीं कि हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाए खूब, इसलिए संवहनी वर्षा सर्दियों में दिल्ली में नहीं होगी। कब होगी? गर्मियों के समय होगी। यानी भारत की बात करें तो गर्मियों के समय संवहनी वर्षा होगी, लेकिन सर्दियों में संवहनी वर्षा नहीं हो पाएगी। ठीक, लेकिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पूरे साल संवहनी वर्षा होती है, और 2 से 4 के बीच में होती है, पूरे साल होगी, 2 से 4 के बीच में होगी। लेकिन एक चीज यहां समझना है आपको कि एक ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, ये छोटे क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही, छोटे क्षेत्र में बनते हैं। यानी इससे वर्षा कहां होगी? छोटे क्षेत्र में ही होगी। कैसी वर्षा होगी? मूसलाधार वर्षा होगी, छोटे क्षेत्र में मूसलाधार, और कम समय में, ठीक, कम समय में वर्षा होगी। अब ये ध्यान रखिए कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रतिदिन 2 से 4 के बीच में संवहनी वर्षा होती है, लेकिन ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं वो छोटे क्षेत्र में बनते हैं, कम रीजन में, एरिया में बनते हैं, जिसकी वजह से वहां पर तीव्र, मूसलाधार और अल्पकालिक वर्षा होती है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ जाएगा, यही हम देख लेते हैं इसका प्रभाव भी। अगर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कन्वेक्शन रेनफॉल का प्रभाव देखा जाए, तो चूंकि ये छोटे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है और कम समय में ही हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश जल बह के नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाएगा। इसके अधिकांश जल का उपयोग सामान्यतः नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अत्यधिक तेज वर्षा के कारण भूमि का क्षरण होगा और अपरदन अत्यधिक होगा। तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लिए हो गया। एक तो जल चला जाएगा समुद्र में नदियों द्वारा, ठीक, दूसरा अपरदन, इरोजन होगा, ठीक, ये होगा। लेकिन अगर यही वर्षा अगर समशीतोष्ण क्षेत्र में हो, यानी टेम्परेट रीजन में हो, यही वर्षा यानी संवहनी वर्षा समशीतोष्ण टेम्परेट रीजन में हो, या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो, इसका मतलब ये हुआ कि 23.5 से लेके 23.5 से लेके 66.5 इस रीजन में अगर हो, ठीक, जिसे आप टेम्परेट रीजन कहते हो, तो यहां बहुत अधिक तापमान नहीं होता है, और बहुत अधिक तापमान नहीं होने के कारण यहां मूसलाधार वर्षा नहीं होती है। मूसलाधार वर्षा नहीं होती, संवहनी वर्षा होगी तो, लेकिन जितनी मूसलाधार वर्षा, जितनी तेज वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होगी, उतनी टेम्परेट रीजन में या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं होगी। इसलिए जल बह के समुद्रों में नहीं जाएगा, मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। तो यहां तो संवहनी वर्षा का फायदा हो गया, सारा जल कहां गया? मिट्टी में चला गया। अगर रेगिस्तानी क्षेत्र में देखें हम,
अगर हम इसी को रेगिस्तानी क्षेत्र में देखा जाए, डेजर्ट रीजन में देखा जाए, तो डेजर्ट रीजन में भी संवहनी वर्षा होती है, लेकिन जिस प्रकार से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नियमित रूप से होती है, उस तरह से नियमित रूप से नहीं होती, आकस्मिक रूप से कभी कभी हो जाती है। ठीक, तो ये रहा आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा। अब इसके बाद हम चलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल या ट्रोपोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा या स्थलाकृति वर्षा। ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसी को आप टोपोग्राफिक कह लो, इसी को आप रिलीफ कह लो, इसी को आप पर्वतीय वर्षा, इसी को आप पर्वतीय वर्षा कह लो, इसी को आप स्थलाकृत वर्षा कह लो। देखिए यहां कहानी क्या होती है, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है और कहीं से ये हवा आ रही है, यानी पवन चल रही है, पवन गई और रास्ते में मिल गया पर्वत। अगर ये पर्वत नहीं होता तो ये पवन आगे चली जाती, लेकिन पर्वत से टकराने की वजह से ये ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती। जैसे ही ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी वैसे ही संवहनी वर्षा वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से टेम्परेचर लूज होगा, उसके बाद एयर सेचुरेट हो जाएगी क्योंकि ठंडी होगी, और जैसे ही सेचुरेट होना शुरू होगी वैसे ही कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे ही कंडेंसेशन प्रारंभ होगा वैसे ही वो लेटेंट हीट रिलीज करेगी। जो पीछे सारी बातें बताया हूं ये सारी बातें यहां भी अप्लाई होंगी और बादल फाइनली बन जाएगा। और बादल बनेगा तो वर्षा भी होगी, लेकिन लगातार हवा का प्रेशर बना हुआ है, तो चूंकि इस रीजन में लेटेंट हीट रिलीज होगा तो ये और ऊपर उठेगी, बादल बनेगा, बारिश करेगी, फिर ये और ऊपर उठेगी, बादल बनेगा, बारिश करेगी। ठीक, अब ये पर्वत के शिखर में पहुंची, यहां भी बादल है, इसके बाद ये हवाओं के द्वारा इधर आएगी। इधर जो ये बादल बना ये क्यूमुलस क्लाउड बना, क्यूमुलस क्लाउड बना। ठीक, अब ये दूसरी ओर गई, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा और इसमें मैं डेप्थ में आऊंगा। तो कुल मिला के पवन आ रही थी, पर्वत था, पर्वत से टकराई, ऊपर उठी, क्योंकि इसमें नमी है तो संघनन हुआ, बादल बना और बारिश हुई। अब ये हवा दूसरी ढाल पे गई और दूसरी ढाल पे ये नीचे उतरना शुरू कर दी। जब ये नीचे उतरेगी तो बारिश नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, मैं पहले बताया हूं, बारिश होने के लिए हवा का ऊपर उठना जरूरी है। यहां हवा नीचे उतर रही है तो बारिश नहीं होगी, और नहीं इसलिए होगी क्योंकि एडियाबेटिक कंप्रेशन के कारण हवाओं में जो घर्षण होता है उसकी वजह से इन हवाओं का तापमान बढ़ता जाता है, और जब हवाओं का तापमान बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी और बारिश नहीं होगा। ठीक, और इसके लिए आप आर्द्रता का वीडियो प्रॉपर देख लीजिएगा। मैं शुरुआत ही वीडियो में कहा था कि आर्द्रता का वीडियो और लैप्स रेट का वीडियो दोनों ही आप जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक और आसानी से। चलिए अब एक चीज देखिए, पहले बेसिक चीज बता देता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊंगा। जिस ढाल से ये हवा ऊपर उठ रही है उसे विंडवर्ड स्लोप कहा जाता है। यानी पवनामुखी ढाल कहते हैं, पवनामुखी ढाल। और जिस ढाल से हवा ये नीचे उतर रही है उसे कहा जाता है लीवर्ड स्लोप। पवनाभिमुखी ढाल, पवनाभिमुखी ढाल। ठीक, अब देखिए जिस ढाल पर वर्षा हो रही है इसे कहा जाता है रेन रीजन या वृष्टि प्रदेश। रेन रीजन, भाई इस ढाल पे वर्षा हो रही है इसलिए इसे क्या कहेंगे, रेन रीजन या वृष्टि प्रदेश।
और जिस ढाल पर वर्षा नहीं हो पा रही है इसे कहेंगे रेन शैडो रीजन। वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश। ये सामान्य सी बातें हो गई। सामान्य सी बात से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं और बता भी सकता हूं, यहाँ पे एक निकल के क्वेश्चन आएगा। देखिए, अगर हम भारत में चले और ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है ये, ठीक। इधर से हवा आएगी जो, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल ये होगा, पश्चिमी ढाल ये होगा, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराकर वर्षा करेगी। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल रेन रीजन है, पवनामुखी ढाल है, लेकिन पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल रेन शैडो रीजन है, ठीक। अब यहां देखिए क्वेश्चन बनेगा, यहां एक शहर है महाबलेश्वर, यहां एक शहर है महाबलेश्वर, ये शहर का नाम मैं यहां लिख रहा हूं महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में है। और इससे लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे छोर पर, इसी पर्वत के दूसरे छोर पर है पुणे। पुणे महाबलेश्वर में एक साल में वर्षा होती है 600 सेंटीमीटर, एक साल में 600 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन पुणे में 60 से 80 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है एक साल में। ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपल सी बात है, महाबलेश्वर विंडवार्ड स्लोप पर है, यानी पवनामुखी ढाल पर है, रेन रीजन में है, इसलिए यहां पर वर्षा ज्यादा होती है। जबकि पुणे पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर है, और पूर्वी ढाल रेन शैडो रीजन है, छाया वृष्टि प्रदेश है, इसलिए वर्षा कम या बहुत कम होती है, 60 से 80 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं थोड़े से डेप्थ में चलता हूं, ये तो सामान्य एग्जाम के बच्चों के लिए है, थोड़ा सा डेप्थ में अब हम उतरते हैं। देखिए, जब यहां से पवन चलना शुरू की, अगली पिक्चर में आ जाते हैं। देखिए, ये आपकी पर्वत श्रेणी थी, यहां से पवन आई, पर्वत से टकराई, ऊपर उठना शुरू की। जैसे ही ऊपर उठना शुरू की, वैसे ही ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से टेम्परेचर कम हुआ, सेचुरेट हुई एयर, कंडेंसेशन प्रारंभ हुआ, लेटेंट हीट रिलीज हुआ, और फिर ये बादल और ऊपर उठा, यानी ये एयर और ऊपर उठी, क्लाउड बना, फिर ये और ऊपर उठी, क्लाउड बना, और ये क्लाउड बारिश करते हुए जा रहा। भाई ऐसा नहीं कि ऐसे क्लाउड बन के चला जा, बारिश भी कर रहा है, ये मान लीजिए बारिश कर रहा है, ये बारिश करते हुए जा रहा है। कलर बदल देता हूं, बारिश भी समझ में आया आपको, ये बारिश करते हुए जा रहा है, ठीक। अब आप देखिए, यहां से यहां तक अगर मैं देखा जाए, ये बादल गए यहां तक, बारिश मान लीजिए 200 सेंटीमीटर हुआ, ठीक। और ऊपर गए, क्योंकि लगातार बादल ऊपर बढ़ता जा रहा है, कंडेंसेशन होता जा रहा है, और आर्द्रता नीचे से आती जा रही है। यहां मान लीजिए 300 सेंटीमीटर वर्षा हुई, और ऊपर गए तो 400 सेंटीमीटर वर्षा मिला, लेकिन इसके ऊपर वर्षा की मात्रा कम हो गई, मानिए दोबारा 200 सेंटीमीटर हो गई। यानी आप देख रहे हैं, लगातार जब ऊपर जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आ रहा है कि वर्षा की मात्रा कम हो रही है। तो जहां से वर्षा की मात्रा कम होनी शुरू होती है, यानी कि जहां पर अधिकतम वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा में, उसे कहते हैं अधिकतम वर्षा रेखा या सर्वोच्च वर्षा रेखा। क्या कहते हैं इसे? सर्वोच्च वर्षा रेखा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये सभी पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग अलग होगा। सिंपल सी बात है, ये हर पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक फिक्स नहीं होगा, हर अलग अलग पर्वतीय क्षेत्र के लिए सर्वोच्च वर्षा रेखा जो होगी वो अलग अलग होगी। इसके बाद वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी, पहली बात। और वर्षा की मात्रा जब घटेगी तो इसे ही कहा जाएगा वर्षा का प्रतिलोमन। इसे ही कहा जाएगा वर्षा का प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल आप पढ़े होंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, सतह से हम ऊपर जाएं, अगर सिंपल रूप में नॉर्मल लिखा जाए
कि हम सतह से ऊपर जाए तो तापमान घटेगा, ठीक। यानी यहाँ पर अगर 20 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ 10 डिग्री, यहाँ शून्य मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम सतह से ऊपर जाए, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद आगे आपको 30 डिग्री सेल्सियस मिल जाए, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिलोमन कहेंगे, ठीक। उसी तरह से हम सतह से ऊपर जा रहे हैं, वर्षा की मात्रा बढ़ रही, अचानक क्या हो गई, घट गई, इसे भी क्या कहेंगे, प्रतिलोमन कहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं सतह से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, लेकिन क्या मिल गया, बढ़ता हुआ मिल गया, इसलिए प्रतिलोमन उल्टा हो गया। यहां भी हम जा रहे हैं सतह से ऊपर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, लेकिन क्या हो गई, घट गई, इसके उल्टा मिल गया, इसलिए क्या हो गया, वर्षा का प्रतिलोमन इसे कहा जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए। दूसरी बात, जब ये बादल आगे बढ़ते हुए इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा, तो हवा के प्रेशर की वजह से ये बादल फैल जाएगा, हवा की प्रेशर की वजह से ये बादल फैल जाएगा और बनेगा स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, पौना विमुखी ढालमन रेन शैडो रीजन में जब आप पर्वत की ऊंचाई पर देखोगे तो आपको स्ट्रेटस क्लाउड दिखेंगे, ठीक। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, जब ये हवा नीचे उतरेगी, जब ये हवा नीचे उतरेगी तो आपको बता दिया एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से तापमान हर किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पौना विमुखी ढाल पर बारिश नहीं होगी। पास समझ लिए। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो पर्वतीय वर्षा होती है हर मौसम में होती है। पर्वतीय वर्षा में ऐसा नहीं है कि पर्वतीय वर्षा सभी मौसम में, पर्वतीय वर्षा सभी मौसम में होगी, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हवा आ रही है, पर्वत से टकराई, ऊपर गई, बारिश हो गई। दूसरी बात, ये सभी वर्षा की तुलना में, सभी जितनी भी प्रकार की वर्षा है उनमें ये सर्वाधिक दीर्घकालिक है। सर्वाधिक दीर्घकालिक है, यानी सबसे लंबे समय तक होने वाली जो वर्षा है वो पर्वतीय प्रकार की ही वर्षा होती है। अब अगर हम उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश की बात करें, यानी ये भूमध्य रेखा है, ये 30 डिग्री की लाइन है, ये 60 डिग्री की लाइन है, ठीक। तो भूमध्य रेखा से हम 30 डिग्री की लाइन की ओर जाएं और 30 से अगर हम 60 की ओर जाएं तो भूमध्य रेखा से 30 के बीच में पर्वतीय वर्षा की जो मात्रा है वो अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि इस रीजन में तापमान अधिक होता है और एयर में मॉइस्चर कंटेंट, ठीक, आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। जितना अधिक तापमान होगा उतना ही अधिक इवेपोरेशन होगा, और जितना अधिक इवेपोरेशन होगा उतना ही वायुमंडल में आर्द्रता रहेगी। जबकि इस क्षेत्र में देखें तो यहां तापमान कम होता है, जिसकी वजह से वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है, इसलिए पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती तो यहां भी है और पूरे साल होगी, लेकिन वर्षा की मात्रा यहां पर 30 से 60 में कम होगी, 0 से 30 की तुलना में। बात क्लियर? चलिए, तो ये रहा आपका पर्वतीय वर्षा। अब आते हैं हम लोग पर्वतीय वर्षा के बाद वाताग्रीय वर्षा। वाताग्रीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा मतलब फ्रंटल रेनफॉल। ठीक, फ्रंटल रेनफॉल। और अभी मैंने बताया इसके लिए तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरा आपको बताना पड़ेगा, लेकिन इसमें दो चीज है। अगर सिर्फ वाताग्री कहूं, एक चीज और बोल जोड़ दू यहां पर, चक्रवाती वर्षा। अगर चक्रवाती की बात हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात से लें, अगर चक्रवात को समझे उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में संवहनी प्रकार की वर्षा होती है, क्योंकि हवा गर्म होकर गोल गोल घूमते हुए ऊपर उठती है, तो ये संवहन ही तो हुआ। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। लेकिन अगर हम टेम्परेट साइक्लोन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में देखें, टेम्परेट साइक्लोन में
शीतोष्णकटिबंध, ये हो गया टेम्परेट साइक्लोन। अगर शीतोष्णकटिबंध में अगर हम वर्षा देखें तो इसमें वाताग्रीय वर्षा होती है। क्यों? और वाताग्र में वीडियो की शुरुआत में ही बताया हूं, इसमें क्या हुआ, एक गर्म वायु राशि आ रही है, दूसरी ठंडी वायु राशि आ रही है, और दोनों को अलग करने वाली जो लाइन है, दोनों को अलग करने वाली लाइन है, उसे आप कहते हो वाताग्र। ठीक, और ये गर्म वायु राशि इसी वाताग्र के सहारे ऊपर उठ रही है, और ऊपर उठी, संघनन हुआ, बादल बना और बारिश हो गई, तो इसे कहा गया वाताग्रीय वर्षा। तो वाताग्रीय वर्षा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूरे साल होती है। ठीक, पूरे साल होगी। ठीक, खासकर 50 से 60 के क्षेत्र में तो पूरे साल होती है। ठीक, तो ये रहा वाताग्रीय वर्षा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 प्रकार की वर्षा होती है, संवहनी प्रकार की वर्षा, पर्वतीय प्रकार की वर्षा और वाताग्रीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल या साइक्लोनिक रेनफॉल भी से आप कह सकते हो। लेकिन हाँ, साइक्लोनिक रेनफॉल में, ट्रॉपिकल साइक्लोन में संवहनी प्रकार की वर्षा होती है, कन्वेक्शन रेनफॉल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त की जाती है। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत सफल हो पाए। जय हिंद।